नमस्कार दोस्तों, आई होप आपने हमारी इलेक्शंस की पुरानी दोनों वीडियोस देख ली होंगी। एक हमने वीडियो बनाई थी एनडीए अलायंस के ऊपर कि अगर एनडीए अलायंस की सरकार आती है तो वो किन मुद्दों पर वो प्रायोरिटी से काम करेगी, किन मुद्दों को वो ज़्यादा सावधानी से देखेगी और किन चीज़ों पर वो काम करेगी। इंडिया को आप 5 साल बाद कहाँ देखते हो, ये सारी बातें हमने उस वीडियो में की थी। दूसरी वीडियो फिर हमने बनाई थी जिसमें हमने इंडिया अलायंस की बात करी थी कि अगर इंडिया अलायंस की सरकार आती है, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं, तो किस तरीके से वो आगे बढ़ेंगे, क्या क्या मुद्दों को सामने लेकर के आएंगे। अब अगर आप इलेक्शन रिजल्ट्स की बात करें तो आप भी न्यूज़ मीडिया एजेंसी से हर जगह से देख ही रहे होंगे, दिन भर से ये इलेक्शंस को कवर किया ही जा रहा है। तो उसमें क्लियर मेजॉरिटी अभी तक किसी को भी नहीं है। पूरे इंडिया अलायंस को अगर मिला करके भी देखें तो 233-234 सीट के आसपास वो फंस रहे हैं। और सिर्फ बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी 239-240 सीट पर वो फंस रही है। तो एनडीए की अगर हम बात करें कुल मिला जुला करके तो एनडीए सरकार बहुत प्रॉपरली बनाते नजर आ रही है। अब देखो यहाँ पर ना एक बहुत बड़ा गेम ये भी होता है कि राष्ट्रपति जो है वो सबसे बड़ी पार्टी जो होती है, सबसे ज़्यादा जिनके पास सीट्स होती है, उनको पहले बुलाते हैं अपनी मेजॉरिटी प्रूव करने के लिए। तो अगर एनडीए में कोई जोड़ घटाव तोड़ मोड़ नहीं होता है तो एनडीए बहुत कंफर्टेबली आपको सरकार बनाते हुए नजर आएगी। प्रधानमंत्री मोदी जी का तीसरा कार्यकाल शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर वो तोड़ मरोड़ होता है 1-2 दिन के अंदर में, जो कि बात की जा रही थी कि नीतीश कुमार जी अभी रिसेंटली ज्वाइन किए एनडीए, तो उनका कोई भरोसा नहीं, वो कभी भी इधर उधर हो सकते हैं। फिर जो चंद्रबाबू नायडू हैं आंध्र प्रदेश के, उनका भी कोई ठीक नहीं है, वो भी रिसेंटली उन्होंने ज्वाइन किया था एनडीए अलायंस को, तो वो भी इधर उधर हो सकते हैं। शरद पवार लगातार इनके टच में हैं। तो ये सारी चीज़ें पॉलिटिक्स की अपनी चल रही हैं उसमें। तो सरकार लेट्स सी, अभी आपको आज रात तक या कल सुबह तक शायद क्लियर हो जाएगी सरकार किसकी बनेगी। हालांकि राहुल गांधी जी ने भी कहा है कि ये, जब उनसे सवाल पूछा गया कि सरकार आप बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, तो उन्होंने सिंपल कहा कि कल बताऊंगा। तो वही हम भी कल बताएंगे आपको सरकार किसकी बनेगी। अभी हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम डिस्कस करने आए हैं यहाँ पर, वो हम उत्तर प्रदेश को लेकर के डिस्कशन करने वाले हैं। देखो, उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा स्टेट है जिसमें बीजेपी को सबसे बड़ा सेटबैक लगा है। देखो, सेटबैक तो ऑलमोस्ट पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में भी लगा है, लेकिन पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की अगर हम बात करें तो एंटी इनकम्बेंसी अपने चरम पे थी तीनों में, तब दोनों स्टेट में, राजस्थान में और हरियाणा में थी। लेकिन उत्तर प्रदेश को माना जा रहा था कि जब से योगी आदित्यनाथ वहां के चीफ मिनिस्टर बने हैं तो वो एक बहुत बड़े स्टार प्रचारक के रूप में सामने आए और इन्फ्लुएंसर की तरह पूरे इस इलेक्शन में काम कर रहे थे। तो कहा जा रहा था कि बहुत ईजिली निकल जाएगा उत्तर प्रदेश। और सबसे बड़ी बात क्या थी कि उत्तर प्रदेश के अंदर में राम मंदिर का बहुत बड़ा मुद्दा था। बीजेपी ने राम मंदिर को इनकैश कराने की पूरी कोशिश करी थी। उन्होंने एक तरीके से अपनी अचीवमेंट की तरीके से दिखाया था राम मंदिर को कि ये देखो, राम मंदिर हमारी, आपकी सबकी डिमांड थी, हमने वो डिमांड पूरी कर दी। हालांकि उसमें बहुत सारे इश्यूज थे, बहुत सारे सवाल खड़े किए गए थे अपोजिशन द्वारा, लेकिन बीजेपी राम मंदिर को मान करके चल रही थी कि ये एक ऐसा मुद्दा है जो कि उत्तर प्रदेश के पूरे चुनावों को बहुत आसानी से निकाल देगा। इश्यूज उत्तर प्रदेश में कई सारे थे, वो हम आगे इस वीडियो के अंदर में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको सीट्स का थोड़ा सा मैं वो दिखा देता हूं, कौन कैसा परफॉर्म कर रहा है। इसमें समाजवादी पार्टी जो है वो 38 सीटों पर आगे है और ऑलमोस्ट सीट्स पर जीत तय भी हो चुकी है। समाजवादी पार्टियों की मार्जिन जो है वो 1 लाख 1.5 लाख से ऊपर जा चुका है। तो ऑलमोस्ट 38 सीटों पर उन्होंने अपनी बढ़त बना ली है यहाँ पर। और बीजेपी जो है वो 32 सीटों पर आगे है। ये 1-2 नंबर इधर उधर हो सकता है, बिकॉज ये 38 का 37 अभी रिसेंटली मैं देख रहा था 37 थी और ये 32 से 33 हो चुकी है। तो ये 1-2 सीट ऊपर नीचे हो सकती है, इसमें आप मान करके चलना। इंडियन नेशनल कांग्रेस इसमें 6 सीट बना चुकी है। अब यहाँ पर ना सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस मैं कहूँगा इन तीनों पार्टी में से इंडियन नेशनल कांग्रेस की है। बिकॉज कांग्रेस का जो पूरा वजूद है ना, एक्चुअल में देखोगे आप, कांग्रेस का गढ़ जो है वो हमेशा से उत्तर प्रदेश ही रहा है। चाहे आप रायबरेली सीट की बात करिए, चाहे आप अमेठी सीट की बात करिए। तो कांग्रेस जब पूरे उत्तर प्रदेश को ही लूज कर रही थी तो ऐसा माना जा रहा था कि कांग्रेस का अस्तित्व खत्म होते नजर आ रहा है। लेकिन इस बार जो कांग्रेस ने रिवाइव किया है खुद को, खास तौर से राहुल गांधी जी ने जो चुनाव लड़ा है रायबरेली की सीट पर, और रायबरेली की जनता ने उनको मतलब शायद 4.5 लाख वोट से उनको जीत दर्ज की है उन्होंने। तो नरेंद्र मोदी जी की अगर आप जीत का कंपैरिजन देखोगे वोट्स का, तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी का वाराणसी से काफ़ी कड़ी टक्कर उनको मिली वहाँ पर, और वो सिर्फ 1-1.5 लाख वोट के मार्जिन से जीत पाए। लेकिन राहुल गांधी जो हैं उन्होंने 4-4.5 लाख वोटों से रायबरेली की सीट जीती। दूसरी सीट जहां पर पूरी कांग्रेस पार्टी की साख लगी हुई थी वो अमेठी की सीट थी। अमेठी से स्मृति ईरानी जो हैं वो चुनाव हार गई हैं और बहुत बड़े मार्जिन से वो चुनाव हारी हैं, छोटे मोटे मार्जिन से नहीं, 2-2.5 लाख वोट के मार्जिन से वो चुनाव हारी हैं। तो ये दोनों सीट पर कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने बहुत ज़बरदस्त कमबैक किया है। एक और सीट है जिसकी बात बहुत कम लोग कर रहे हैं, इमरान मसूद वाली सीट है, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के बड़े नेता हुआ करते थे इमरान मसूद, उनका भी इस पूरे पॉलिटिक्स में रिवाइवल देखा जा रहा है। उन्होंने
बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके अभी रिसेंट में ही फिर से दोबारा से अपनी होम पार्टी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया था और वहाँ से वो ज़बरदस्त तरीके से दिखाई दे रहे हैं जीतते हुए। तो ये कांग्रेस का मैं सबसे अच्छा परफॉर्मेंस मानूंगा। अब अगर समाजवादी पार्टी के परफॉर्मेंस की बात करेंगे आप, तो साल 2004 के बाद से अगर लोकसभा चुनाव में देखोगे तो कभी भी समाजवादी पार्टी ने 30-32 का नंबर पार नहीं किया है। 32 सीटें शायद 2004 के लोकसभा में आई थी उनको, लेकिन उसके बाद पहली बार ये हम्पिंग नंबर जो है वो समाजवादी पार्टी का दिख रहा है। 38 सांसद लेकर के वो लोकसभा पहुंचेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है समाजवादी पार्टी के लिए एज अ पार्टी। जब वो मुलायम सिंह यादव जो इस पार्टी के जो जिन्होंने इस पार्टी की नींव रखी थी, उनके टाइम पर भी इतनी सीट्स नहीं आई थी। तो आप कह सकते हो कहीं ना कहीं जो जुगलबंदी है अखिलेश यादव और राहुल गांधी की, उसने उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से काम किया हुआ है। अब देखो उत्तर प्रदेश में मुद्दा क्या था, इश्यूज क्या थे जिसके बेसिस पर लोगों ने वोट दिया। क्योंकि जो बीजेपी का कैलकुलेशन था कि हमने राम मंदिर का एक बहुत बड़ा मुद्दा सुलझाया है वहां पर, और राम मंदिर और नेशनलिज्म कि हम बेस पर शायद अच्छे खासे वोट्स उत्तर प्रदेश में निकाल लेंगे। लेकिन एक मिस कैलकुलेशन जो उनसे हो गई, मुझे लगता है अब इसको आप सही टर्म देना कि क्या सही होगा, आप कमेंट करके मुझे बताना। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो बहुत ज़्यादा कास्ट पॉलिटिक्स के ऊपर में चलता है, उसको मिस कैलकुलेट कर गई कहीं ना कहीं बीजेपी, और वो टिकट बांटने में कुछ गलतियाँ ज़रूर से हुई हैं। बिकॉज जिनका भी टिकट उन्होंने रिपीट किया है, जैसे मैं एक खेरी की सीट है, खेरी की सीट में अजय मिश्रा टेनी वहाँ से चुनाव लड़ रहे थे, और मुझे याद है फार्म लॉज के टाइम पर जब प्रोटेस्ट चल रहा था खेरी के अंदर में, तो उनके बेटे जो हैं उन्होंने कई सारे फार्मर्स के ऊपर गाड़ियाँ चढ़ा दी थी और अपना कॉन्वॉय लेके चले गए थे। जो भी वो दोनों तरफ का मामला था कि उन लोगों ने अटैक किया फिर उन्होंने गाड़ी चढ़ा दी, वो जो भी मामला था, लेकिन अजय मिश्रा टेनी का जो टिकट था वो बताया जा रहा था कि वो गलत तरीके से दिया गया अजय मिश्रा टेनी को, वो चुनाव हार जाएंगे, और वही हुआ, वो चुनाव खेरी की सीट से हार गए। तो ये बहुत बड़ा मिसकैलकुलेशन हुआ बीजेपी का। आप मुझे बताना कि मिसकैलकुलेशन हुआ है या क्या गेम हुआ है उत्तर प्रदेश में, क्यों जनता ने वोट उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिया है। अब पहले आप पूरे बीजेपी के इश्यूज और उत्तर प्रदेश के इश्यूज को समझने से पहले उसकी आप ज्योग्राफिकल सिचुएशन समझ लीजिए कि एक्चुअल में वहाँ पर किस तरीके से डिवीजन चलता है, किस तरीके से कास्ट पॉलिटिक्स चलती है। देखो ये पॉलिटिकल मैप है उत्तर प्रदेश का, और इसमें आपको आप 4 हिस्सों में पूरा बांट सकते हो। जो ये ऊपर का हिस्सा दिख रहा है आपको, यहाँ पर हरियाणा के हिस्से से लगा हुआ हिस्सा है, जो ये सहारनपुर की सीट है, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, ये सारी जो जगह है ये पूरी वेस्टर्न यूपी में आती है, जिसको आप कहते हो पश्चिम प्रदेश। यहाँ तक कि ये जो खेरी की सीट है जहाँ पर मैं अभी वो अजय मिश्रा टेनी की बात कर रहा था, ये अजय मिश्रा टेनी इसी खेरी की सीट से आते हैं, तो आप इसको भी खैर पश्चिम प्रदेश में ले सकते हो। उसके बाद जो येलो पार्ट आपको दिख रहा है, यानी कि ये लखनऊ है, उन्नाव है, कानपुर, हरदोई, ये कन्नौज, ये जो पूरी सीट है, फरुखाबाद, ये पूरी जो है ये अवध प्रदेश में आता है। तो ये हो गया आपका पश्चिम प्रदेश, ये बीच का हिस्सा हो गया अवध प्रदेश, और इधर का साइड का जो हिस्सा आपको दिख रहा है, जो ये गोरखपुर की सीट है, जहाँ से योगी आदित्यनाथ अभी रिसेंट में एमएलए हैं और चीफ मिनिस्टर है उत्तर प्रदेश के। उसके साथ साथ ये बस्ती बगल में दिख रहा है, फैजाबाद दिख रहा है, गोंडा दिख रहा है आपको, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, ये पूरा जो है ये पूरा एरिया, जौनपुर, बनारस, नीचे वाला पूरा मिर्ज़ापुर, ये पूरा एरिया जो है पूर्वांचल में आता है। और उसके बाद जो ये अलग कलर से है हिस्सा, जो ये जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, ये वाला जो रीजन है पूरा, ये जो मध्य प्रदेश से जिसकी बाउंड्री लगती है, ये वाला बुंदेलखंड का रीजन है। बुंदेली भाषा यहाँ पर ज़्यादा बोली जाती है। भोजपुरी भाषा यहाँ पर जो आपका ये बिहार से लगता हुआ जो ये स्टेट्स हैं कुछ दूरी तक, ये बस्ती के थोड़े पहले तक आप ले लो, यहाँ पर भोजपुरी भाषा बोली जाती है। पूर्वांचल का ये पूरा एरिया माना जाता है इसको। अब जो पूर्वांचल है उसका गढ़ उस माना जाता था कि ये योगी आदित्यनाथ का गढ़ है, और योगी के फेस पर कहीं ना कहीं ये इलेक्शन को इन्होंने कहीं ना कहीं प्लान किया था बीजेपी ने, कि योगी मोदी या योगी के फेस पर इसको पूरा इलेक्शन को प्लान किया था। वो मेरे ख्याल से गड़बड़ कैलकुलेशन हुआ। मैं अभी आपको बताता हूँ क्यों गड़बड़ हुआ यहाँ पर। और दूसरी तरफ यहाँ पर जो पूरा पश्चिम प्रदेश का एरिया था, यहाँ पर फार्म लॉज का ज़बरदस्त आप कह लो कि फार्म कानून के प्रति जो उसके विरोध में जो जितने भी किसान अपने धरने पे बैठे थे वो मोस्टली पश्चिम प्रदेश से थे, बिकॉज ऑफ दी बाउंड्री विथ हरियाणा। तो हरियाणा का इन्फ्लुएंस भी आपको इधर यहाँ की भाषाओं में भी देखने को मिलेगा, रहन सहन में भी देखने को मिलेगा, कल्चर में भी देखने को मिलेगा हरियाणा का इन्फ्लुएंस। तो उसकी वजह से जितना भी फार्म लॉस का जो विरोध था वो इस एरिया में काफ़ी था, और ये गन्ना बेल्ट भी है एक्चुअल में ये वाली एरिया, तो इसलिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इसका विरोध था और फार्म लॉस को लेकर के यहाँ के किसान ज़्यादा निराश थे। तो ऐसा माना जा रहा था, बीजेपी का कैलकुलेशन अगर आप देखोगे स्टार्टिंग में, तो इस एरिया को लेकर के वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित थे, पश्चिम प्रदेश के एरिया को लेकर के। हालांकि इसमें मोस्ट ऑफ दी सीट्स में ठीक ठाक बढ़त बना
ली है बीजेपी ने, कुछ सीटों पर अच्छा परफॉर्म किया है। मेरठ की सीट पर ठीक अच्छा परफॉर्म किया है, गाजियाबाद की सीट पर अच्छा परफॉर्म किया है, और यहाँ पर रामपुर की सीट तो खैर हार गए हैं। तो यहाँ पर इस एरिया में पश्चिम प्रदेश में ठीक ठाक परफॉर्मेंस दी है उन्होंने। लेकिन जो मेन दिक्कत हुई है बीजेपी के लिए वो एक्चुअल में पूर्वांचल में हुई है। अब पूर्वांचल में 2-4 चीज़ें हैं जो कही जा रही थी कि काम नहीं कर पाई। एक तो जो उन्होंने योगी आदित्यनाथ को प्लांट करने का सोचा था, तब तक अरविंद केजरीवाल ने एक, आपको पता है कि एक उन्होंने अलग ही युद्ध छेड़ दिया। उन्होंने कहा कि ये लोग योगी आदित्यनाथ को हटाने वाले हैं, इनको साइडलाइन करने वाले हैं, जैसे बीजेपी के और नेताओं को, जैसे कि शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में साइडलाइन कर दिया और उसके बाद वसुंधरा राजे जी को साइडलाइन कर दिया। ठीक वैसे ही योगी आदित्यनाथ जी के साथ भी होने वाला है, उनको साइडलाइन करने वाले। अब योगी की जो पूरी इमेज थी ना योगी आदित्यनाथ जी की, वो एक्चुअल में मैंने आपको पहले भी बताया कि पूरा यहाँ पर कास्ट पॉलिटिक्स चलती है उत्तर प्रदेश के अंदर में। ये खास बात है या बुरी बात है या आप ज़रा अच्छे से डिसाइड कर पाओगे। तो योगी आदित्यनाथ जी जब चुनाव लड़ रहे थे, मतलब जब उनके नाम पर चुनाव लड़ाया गया और उनको साइडलाइन करने की बात कर दी अरविंद केजरीवाल ने, तो वो कहीं ना कहीं इनकैश हुआ जनता के बीच में। और खास तौर से ऐसा अंदर खाने की खबर चल रही थी कि योगी आदित्यनाथ के जो खास लोग थे उनको टिकट भी नहीं दिए गए थे। और योगी आदित्यनाथ को राजपूत समाज से जोड़ करके देखा जाता है, बिकॉज खैर अभी तो वो मठ के योगी हैं, उनकी कोई जात नहीं है, उनकी कोई कास्ट नहीं है, लेकिन उनको कहीं ना कहीं, क्योंकि वो राजपूत समाज से पहले हुआ करते थे, इसलिए लोग वहाँ पर राजपूत समाज से जोड़ करके देखते हैं। और कई सारे राजपूत नेता को माना जा रहा था कि वो काफ़ी नाराज़ हैं, जिसमें बृजभूषण शरण सिंह का नाम एक आता है, राजा भैया, रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया की जो ये एरिया है, यहाँ पर आपको पूर्वांचल में प्रतापगढ़ दिख रहा होगा। अब प्रतापगढ़ और कौशाम्बी 2 सीट ऐसी थी जो डायरेक्ट राजा भैया इसको इम्पैक्ट करते थे। तो राजपूतों के नाराज़ होने की बात बीजेपी हाईकमान तक पहुंच गई थी। कई सारे जो सांसद थे, पहले के सिटिंग एमपीज थे, वो भी नाराज़ थे बीजेपी से। तो राजपूत समाज में काफ़ी नाराज़गी थी इस पूर्वांचल रीजन में। और पूर्वांचल रीजन में अच्छी खासी जनसंख्या जो है नेताओं की, आप देखोगे तो राजपूत नेता अच्छी खासी जनसंख्या यहाँ पे रखते हैं, खासतौर से राजपूत और भूमियार नेता। अब इसके बाद क्या हुआ कि प्रतापगढ़ और कौशाम्बी की जो सीट है, राजा भैया से एक मीटिंग की गई ताकि राजपूत नेताओं को मनाया जा सके। और ये मीटिंग पार्टी हाईकमान बीजेपी ने की थी, अंदर की बात है, रिपोर्ट्स ऐसी आई थी कि बेंगलुरु में मीटिंग की गई थी। और उसके बाद कहा गया था, तो उन्होंने, राजा भाई ने उसमें डिमांड रखी थी, भाई हमारी एक पार्टी, आप उसको रिकॉग्नाइज करिए उस पार्टी को और एनडीए अलायंस में मिला दीजिए, फोटो वोटो सब आ जाए, ताकि मैं अपने लोगों को तो बता सकूं कि हाँ हमने एनडीए अलायंस के साथ हाथ मिला लिया है। लेकिन बीजेपी ने कहा था कि सेकंड इन लाइन जो हैं बंसल, जो कि पार्टी का सारा ये काम धाम देखते हैं, वो आपसे बात करेंगे और ये सारी जो लीगैलिटीज़ हैं उसको पूरी कर देंगे, तो आप मान के चलिए आप एनडीए में आ गए। लेकिन वो जैसे वो उत्तर प्रदेश वापस आते हैं, किसी बंसल का फ़ोन नहीं आता है उनको, और उसके बाद बयान वहाँ से अनुप्रिया पटेल, यहीं से आसपास से, इसी बेल्ट से, इलाहाबाद के बेल्ट से चुनाव लड़ती हैं, तो अनुप्रिया पटेल का उसमें बयान आ जाता है कि यहाँ पर ईवीएम राजा बनाता है, कोई पैदाइश राजा नहीं होता है, ऐसा करके, जिसके बाद एक पूरी कॉन्फ्रंटेशन हो जाती है आपस में। और उसके बाद ये दोनों सीटें जो है उन्होंने इम्पैक्ट कर दी और ये दोनों भी बीजेपी हारती हुई नजर आ रही है। तो मतलब इलाहाबाद के पास की 5 सीटें हैं पूरे इलाहाबाद मंडल में, वो 5 सीट बीजेपी हार रही है। और उसका बहुत बड़ा कारण ये रहा कि वहाँ के कास्ट समीकरण को वो समझ नहीं पाए, पूर्वांचल के पूरे कास्ट समीकरण को समझ नहीं पाए। पश्चिम उत्तर प्रदेश में अगर आप देखोगे तो वैसे भी समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है पश्चिम, तो वहाँ से ऑब्वियस सी बात है उनको अच्छा परफॉर्म यहाँ पर करना ही था। तो पश्चिम में समाजवादी पार्टी ने ठीक ठाक अपनी जहाँ जहाँ सेफ सीट थी वहाँ पर चुनाव निकाले। जैसे बदायूं की सीट थी, वहाँ पर चुनाव निकाल लिया है अपना। और उसके साथ साथ मैनपुरी की सीट पर डिम्पल यादव, वो खुद लड़ रही थी, जो अखिलेश यादव की वाइफ हैं, उन्होंने अपना चुनाव निकाल लिया है यहाँ पर, वो जीत गई हैं यहाँ से। तो कुल मिला जुला करके ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही बीजेपी के लिए, जो पश्चिम प्रदेश और पूर्वांचल, इन दोनों जगहों की जो कास्ट पॉलिटिक्स थी और उसके साथ साथ ये अब नीचे वाला जो पूरा रीजन था, इलाहाबाद वाला जो मंडल है, उसको समझ नहीं पाए, वो एक बहुत बड़ी कारण रही। अब वोट कन्वर्ट क्यों नहीं हुए राम मंदिर के नाम पर भी, वो एक सबसे बड़ा मुद्दा है। इंटरनल सिक्योरिटी, मतलब कि नेशनलिज्म जो है उसको लेकर के चुनाव लड़ा गया था, राम मंदिर को लेकर के चुनाव लड़ा गया था, लेकिन वोट कन्वर्जन नहीं हुए। और वोट अगर अगेंस्ट में गए हैं या समाजवादी पार्टी के पास गए या कांग्रेस के पास गए हैं तो क्यों गए हैं, उसका बहुत बड़ा कारण है। उसके कई सारे 5 प्रमुख कारण मैं निकाल करके लाया हूँ। सबसे बड़ा कारण तो इसमें यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी थी, क्योंकि पिछले 2 बार से सरकार थी। आप देखो 2014, 2019 तो लोकसभा में सरकार, मतलब सेंटर में सरकार थी, लेकिन उस 17 में एक बार योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई और फिर से 22 में सरकार आई। तो ये एक बहुत बड़ा कारण था कि 2 बार, एक तो सेंटर में, फिर 2 बार स्टेट में भी। उत्तर प्रदेश के लिए अपने आप में बहुत बड़ा अपवाद है, क्योंकि वो लगातार किसी की सरकार बनने, जैसे राजस्थान के अंदर में एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, वैसा ही कुछ उत्तर प्रदेश में भी रहता है। कास्ट पॉलिटिक्स इतना हावी है कि कोई प्रॉपर हर बार सरकार बनाना मुश्किल होता है। तो एंटी इनकम्बेंसी अपने चरम पे, जो सबसे पहला रीजन तो मैं इसी को मानूंगा। दूसरा बहुत बड़ा कारण यहाँ पर अग्निवीर योजना का था।
था, मैंने आपको बताया था कि जो हरियाणा वाला बेल्ट है, ये जो हरियाणा वाला पूरा बेल्ट है, यहाँ पर अग्निवीर योजना का ज़बरदस्त इम्पैक्ट जाएगा। बिकॉज इस बेल्ट से और पूर्वांचल के बेल्ट से अच्छे खासे नौजवान जो हैं वो फौज में जाकर के भर्ती होते हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा सेटबैक है। और ये मैसेज अग्निवीर योजना का सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं हुआ है, तो इन दोनों एरियो में इम्पैक्ट पड़ेगा। और देखिए इम्पैक्ट इन दोनों एरियाज में पड़ा है बीजेपी को। तीसरा मुझे लगता है कि पेपर लीक, अभी इलेक्शन के जस्ट पहले लगातार पुलिस के पेपर, यूपी पुलिस के पेपर लीक हुए, उसके बाद आपको पता है कि पीसीएस के पेपर लीक हो गए, जो कि सबसे बड़ा सेटबैक था। आरओ के पेपर लीक हुए। तो ये जो तीनों पेपर लीक हुए वो बहुत बड़ा कारण था, जिसके बाद एग्जाम को टाल दिया गया, उसके बाद दोबारा एग्जाम करवाने की बात की गई, अब अक्टूबर में डेट चली गई है। तो आप समझ सकते हो कि ये पेपर लीक तो सबसे बड़ी परेशानी रही उत्तर प्रदेश की, और इसकी वजह से बहुत बड़ा युवाओं में जो है आक्रोश था बीजेपी के गवर्नमेंट के खिलाफ। और चौथी चीज जो उसमें रही वो फार्म लॉज रही। मैंने आपको बता ही दिया कि जो हरियाणा वाला रीजन है वहाँ के किसानों ने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया था। हालांकि किसी ने डायरेक्टली किसान से जो वार्तालाप रहा, जो कम्युनिकेशन रहा, वो कम्युनिकेशन गैप रहा। टिकैत जो आते हैं बड़े किसान नेता, वो भी इसी बेल्ट से आते हैं, काफ़ी इम्पैक्ट किया उन्होंने यहाँ की सीट्स को भी। और दूसरी चीज़ मैंने आपको खेरी का कहानी बताई दिया कि वहाँ पर किस तरीके से अजय मिश्रा टेनी के बेटे ने गाड़ी चढ़ा दी थी, जिसके बाद एक बहुत बड़ा उसको मुद्दा बनाया गया था। तो इस बेल्ट में कहीं ना कहीं फार्म लॉस का ज़बरदस्त इम्पैक्ट रहा है, आप इस बात को मान करके चलिए। और उसके साथ जो है मुझे लगता है सबसे लास्ट में जो मैं रीज़न को बताऊंगा वो रिजर्वेशन का एक जो मैसेज कन्वे किया गया, वो मैसेज बिल्कुल लोगों तक सही पहुंच गया, जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने करने की कोशिश की। अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने क्या बोला रिजर्वेशन को लेकर के? उन्होंने कहा कि देखो, अगर भारतीय जनता पार्टी हम्पिंग मेजॉरिटी के साथ आती है, सरकार बनाती है, तो वो आपसे आपका रिजर्वेशन छीन लेगी। एंड ट्रस्ट मी, ये जो पूरा उत्तर प्रदेश में बड़ा स्टेट है, 80 सीटें हैं वहाँ पर, और ज़बरदस्त SC ST और OBC कम्युनिटी का वहाँ पर काफ़ी पॉपुलेशन है। तो उसकी वजह से वो जो मैसेज सीधा जा करके लोगों को तक पहुँचा, और लोगों ने उस चीज़ को समझा भी कि हाँ, क्योंकि वो ऑलरेडी देख चुके थे कि कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरीके से चेंज किया जा सकता है। 370 के टाइम में भी उन्होंने देखा था कि अभी पूरे अपोजिशन को पूरा 370 बिल को पढ़ने में इतना टाइम लग गया, और तब तक वो पास भी हो गया, पूरा एक्ट, वो एक्ट बन गया। तो वो लोग समझ गए उस चीज़ को कि जो राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी कहने की कोशिश कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं वो रिजर्वेशन, हालांकि बीजेपी ने उस पर अपनी सफाई भी दी कि भाई हम रिजर्वेशन कैसे वापस ले सकते हैं, वो तो पॉसिबल नहीं है रिजर्वेशन को वापस लेना, वो तो हो ही नहीं सकता। बीजेपी ने इसकी सफाई दी थी प्रॉपर, लेकिन लोगों तक वो सफाई शायद नहीं पहुंची। इशू जो है वो पहुंच गया कि रिजर्वेशन ये लोग खत्म कर देंगे। और उसके बाद कहीं ना कहीं जो वो पैसे देने की बात हर जगह पर राहुल गांधी ने की, वो सबसे ज़्यादा अगर कहीं पर कन्वर्ट हुआ है तो वो उत्तर प्रदेश में कन्वर्ट हुआ है। इस बात को आपको यकीन मानना ही पड़ेगा। तो आई होप आपको ये पूरे इशूज़ समझ में आ गए होंगे। उत्तर प्रदेश में क्यों नुकसान हुआ भारतीय जनता पार्टी का, वो समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। तो वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। देखो, अनअकैडमी टीम ने ना यूपीएससी CSC 2023 में 300 से भी ज़्यादा सिलेक्शंस दिए, और जो ऑल इंडिया रैंक 1 आदित्य श्रीवास्तव सर हैं, वो भी हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ही लर्नर थे। तो आप समझ सकते हो किस तरीके की क्वालिटी अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करता है। अब अनअकैडमी टीम की जो सक्सेस है ना, इसको हम अकेले सेलिब्रेट नहीं करना चाहते, बल्कि अपनी वर्ल्ड अफेयर्स की ऑडियंस के साथ मिल करके सेलिब्रेट करना चाहते हैं। इसीलिए हमने अपने यूपीएससी CSC के कोर्स फीस, जिसमें आपके 1 लाख 1.5 लाख तक रुपए लग जाते हैं, उसमें बिगेस्ट एवर प्राइस ड्रॉप किया है, ताकि हर बच्चा इसको अफोर्ड कर सके। और ये प्राइस ड्रॉप करके हमारी जो यूपीएससी CSC की कोर्स फीस है वो सिर्फ और सिर्फ 24,999 है। तो इस कोर्स फीस में आप हमारा यूपीएससी का बैच अवेल कर सकते हो, जिसमें आपको इंडिया के टॉप फैकल्टीज लाइक मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर, सिद्धार्थ सर, मधुकर सर जैसे लोग पढ़ा रहे होंगे। उसमें टॉप टीचर्स हैं इंडिया के। जो हमारा इंग्लिश मीडियम का बैच है, ट्राइम बैच, वो 8 जून से स्टार्ट होने वाला है। और जो इंग्लिश मीडियम का बैच है आरंभ, वो 31 मई से स्टार्ट होने वाला है। तो इस बैच को आप जरूर से अवेल करिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जहां पर यूज कोड का ऑप्शन आएगा, वहां पर आपको सिंपली APYT10 यूज करना है, तो आपको इस डिस्काउंटेड प्राइस में कोर्स अवेल हो जाएगा। तो आई होप आपको ये पूरी उत्तर प्रदेश की वीडियो समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।